ये आप भी समझते हैं, सिंधिया के बाद आने के बाद एक सिंधिया भाजपा हो गई है, एक मूल भाजपा हो गई है और एक संगठन हो गया है। तो मुझे कहीं ना कहीं मूल भाजपा नहीं दिखी, बहुत कम। ये बहुत बड़ा एक चेंज था पूरे देश के लिए, ना कि अपितु एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए। मध्य प्रदेश के लिए बड़ा चेंज हुआ, प्लस पूरे देश में एक बड़ा चेंज। भाजपा से केपी यादव जी उनके सामने चुनाव लड़े थे तो उन्होंने 1-1.5 लाख वोट से उनको हराया था। इस बार भी एक यादव चेहरा सामने आया है, क्या इस पे सामाजिक वोट बैंक का कुछ असर पड़ेगा इस बार? मोदी लहर का कुछ प्रभाव पड़ेगा इसमें? कि बड़ा कारण रहेगा मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना। अशोकनगर क्षेत्र की तीनों विधानसभाओं में यादव समाज की बहुल्यता बहुत ज़्यादा। बोल रहा हूँ कि अगर वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ तो वो बीजेपी के फेवर में जाएगा। शिवराज सिंह जी संबोधित कर रहे थे सभा, तब उन्होंने कहा था कि फॉर्म भी नामांकन दाखिल भी मंगलवार को हुआ है और वोटिंग भी मंगलवार को होगी और रिजल्ट भी मंगलवार को आएगा, तो गुनाह का मंगल मंगल होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं अभी भी कांग्रेस की झलक निकल के सामने। एक बहुल्यता भीड़ थी, सब कुछ थी, लेकिन जो चार्म होना चाहिए था, मुझे उस चार्म के अकॉर्डिंग उतना चार्म नहीं समझ। कांग्रेस कहीं ना कहीं कह रही है कि सिंधिया जी बाहरी प्रत्याशी है और राव यादवंशी अपने क्षेत्र के प्रत्याशी हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? नमस्कार, संवाद न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपेंद्र। राजनीतिक सियासत काफ़ी गरमाई हुई है और इसकी चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शहर के वरिष्ठ पत्रकार अजय राज सक्सेना जी। आज इनसे बातचीत होगी, राजनीतिक किसका पलड़ा भारी है। तो आइए सर, स्वागत है आपका संवाद न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपकी टीम लगातार कवरेज कर रही है, लगातार हम प्रत्याशियों की जानकारी आ रही है, किसका पलड़ा भारी है और कौन कहाँ तक विजय हो सकता है। तो सिंधिया जी की बात करते हैं तो लगातार 2004 से राजनीतिक में सक्रिय हैं और ज़्यादातर जीतते हुए आ रहे हैं। तो इस बार क्या ख्याल है इस बार सिंधिया जी के बारे में आपका? दीपेन जी, मैं आपको इस जगह टोकना चाहूँगा। लगातार 2004 से उन्होंने चुनाव लड़ा, जब से दिवंगत उनके पिताजी माधवराव सिंधिया जी का देहांत हुआ, तब से उपचुनाव से लेकर लगातार वो चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 का चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव रहा। उसमें एक क्षण ऐसा रहा जो समय के विपरीत जाके उस क्षण ने उनको वो अनुभूति कराई जो अभी तक कभी अनुभूति नहीं हुई। सिंधिया परिवार को लगभग मानूंगा कि वो अनुभूति कराई। 1.5 लाख वोटों के आसपास लगभग उनको हार हुई इस लोकसभा से, और केपी यादव यहाँ से सांसद बने। ये एक बड़ा क्षण था। उसके बाद एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन भी आया। सिंधिया जी लगातार 2004 से लेकर अभी तक अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के साथ थे, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े पदों पर रहे, मंत्री भी रहे केंद्र की सरकार में, कई बार विपक्ष के कई बड़े पदों पर रहे, कई चीज़ों में रहे, कांग्रेस के कई संगठन में बड़े पदों पर रहे। लेकिन 2019 के चुनाव हारने के बाद से लगातार जो परिवर्तन आए वो परिवर्तन आपके सामने हैं। 2024 में वो आज भाजपा के अंदर है, ये सबसे बड़ा परिवर्तन है। उसके साथ उन्होंने 2019 के बाद 2020 में सरकार गिरी, नई सरकार बीजेपी की बनी, ये सब समीकरण आप लोगों के सामने। और ये बहुत बड़ा एक चेंज था पूरे देश के लिए, ना कि अपितु एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए। मध्य प्रदेश के लिए बड़ा चेंज हुआ, प्लस पूरे देश में एक बड़ा चेंज हुआ। पिछली बार भाजपा से केपी यादव जी उनके सामने चुनाव लड़े थे तो उन्होंने 1-1.5 लाख वोट से उनको हराया था। इस बार भी एक यादव चेहरा सामने आया है, क्या इस पे सामाजिक वोट बैंक का कुछ असर पड़ेगा इस बार राजनीतिक में? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है। जातिगत समीकरणों की अगर बात करें पूरी लोकसभा क्षेत्र में, जातिगत समीकरणों में, क्योंकि हमारे यहाँ यादव समाज एक बहुल्यता में जो 8 विधानसभाएँ हमारे यहाँ लगती हैं, उसमें अगर बात करें तो अशोकनगर क्षेत्र की तीनों विधानसभाओं में यादव समाज की बहुल्यता बहुत ज़्यादा है। हमारे शिवपुरी ज़िले की अगर बात करें तो शिवपुरी ज़िले से आपको भी पता है 3 विधानसभाएं हमारे यहाँ लगती हैं, जिसमें शिवपुरी, कोलारस और पिछोर। ये तीनों विधानसभाएं इस लोकसभा में कनेक्ट करती हैं। पिछोर में भी यादव समाज का बाहुल्यता है, मतलब एक संख्या है। मैं उसको बहुत अति बाहुल्यता तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ अपने आप में एक सम्मानजनक संख्या है वहाँ भी। प्लस कोलारस बाहुल्यता में है, इसको आपको भी पता है, मुझे ही पता है। कोलारस में सबसे ज़्यादा वोटर अगर माना जाता है तो यादव समुदाय का माना जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए, आप आ जाएँ शिवपुरी में, तो शिवपुरी में भी अपन ज़ीरो नहीं कह सकते, उसमें भी 10-20 हज़ार का आसपास, 10-5 हज़ार का आसपास आंकड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं यादव समुदाय का जो पूरी लोकसभा की अगर बात की जाए तो वो एक बड़ा आंकड़ा निकल के सामने आता है। तो इससे कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट तो है
इसको तो अपन डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि पिछला चुनाव भी अपन देख चुके हैं। पिछले चुनाव में मोदी वेव थी, मोदी वेव के साथ लेकिन यादव समुदाय ने कहीं ना कहीं निर्णय लिया, उसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंस आपको देखने को मिला और लगातार एक बड़ी हार के रूप में सिंधिया जी को सामना करना पड़ा। और कहीं ना कहीं ये इफेक्ट आपको इस चुनाव में भी, मुझे जो लगता है मेरे अकॉर्डिंग, यादव समुदाय का इफेक्ट इस चुनाव में भी देखने को मिलेगा, जो अभी समझ में आ रहा है। मोदी लहर का कुछ प्रभाव पड़ेगा इसमें? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, मोदी की लहर है। विपक्ष पूरी तरीके से शून्यता की ओर है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है चुनाव को लेके, किसी मुद्दे पे लड़ नहीं पा रहे विपक्ष। विपक्ष की एकजुटता, सबसे बड़ा एकजुट ना होना, ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। विपक्ष एकजुट ही नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं मुद्दे हैं, आपको भी पता है। तीसरी चीज़ मैं एक टॉपिक आपको बोलना चाहूँगा, जो विधानसभा चुनाव का भी बड़ा मुझे मेजर मतलब कारण रहा, और जो लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा कारण रहेगा, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना। मैं इस जगह बोलना चाहूँगा आपसे, लाडली बहना योजना का कितना चेंज आता है, क्योंकि 54, क्योंकि अभी तक की अगर आपने देखा हो वोटिंग परसेंटेज हमारे यहाँ बहुत कम रहता है। लोकसभा और विधानसभा के वोटिंग परसेंटेज में बहुत डिफरेंस है। अभी तक जो हमारे यहाँ वोटिंग परसेंटेज आता है वो 50-55% के आसपास आता है लोकसभा में। अगर उसका ग्राफ बढ़ता है तो 100% बीजेपी को बेनिफिट होगा, क्योंकि माताएं बहनें बाहर निकलेंगी, ऑब्वियसली वो प्रॉफिट बीजेपी के पक्ष में ही जाना है। तो मतलब ये मेरे समीकरण हैं, इन समीकरणों के आधार पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ तो वो बीजेपी के फेवर में जाएगा। रही बात कांग्रेस की, जो आप बात कर रहे थे, ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं अभी भी कांग्रेस की झलक निकल के सामने आ रही है। शहरी क्षेत्र तो पूरी तरीके से बीजेपी के फेवर कर रहा है, लेकिन आ रही है, ये एक बड़ा मतलब मेजर फैक्टर मानता हूँ। आपके हिसाब से बीजेपी का पलड़ा भारी है? हाँ, मेरे हिसाब से अभी आज की डेट में तो अगर बात करूँ तो बीजेपी का पलड़ा भारी है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को मैं बिल्कुल शून्यता की ओर भी नहीं कह सकता कि बहुत एक तरफा चुनाव नहीं है। जिस चुनाव को अपन ही कहते थे कि एक तरफा चुनाव वाला माहौल कहें, तो वो तो नहीं है अभी हाल फिलहाल। आज सिंधिया जी ने पूर्व मुख्यमंत्री के साथ नामांकन दाखिल किया, उसमें काफ़ी भीड़ थी, उसके बारे में क्या कहोगे? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी मौजूद थे, मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो इस क्षेत्र के पॉपुलर नेता हैं वो भी मौजूद थे, प्लस लोकल के लगभग सभी लीडर्स, चाहे वो विधायक हों, नगर पालिका अध्यक्ष हों, सारे नेता, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, सब मौजूद थे। लेकिन आज चाहे वो आप ये मान लीजिए, मैं मानता हूँ एक बहुल्यता भीड़ थी, सब कुछ थी, लेकिन जो चार्म होना चाहिए था, मुझे उस चार्म के अकॉर्डिंग उतना चार्म नहीं समझ में आया। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि भीड़ नहीं थी, सब कुछ था, सब पर्याप्त था, जो जिस हिसाब से होना चाहिए सब था, लेकिन वो चार्म मुझे समझ में नहीं आया। कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ की कमी खली, जो मैं बोलना चाहूँगा, मूल भाजपा है, ये आप भी समझते हैं, सिंधिया के बाद आने के बाद एक सिंधिया भाजपा हो गई है, एक मूल भाजपा हो गई है और एक संगठन हो गया है। तो मुझे कहीं ना कहीं मूल भाजपा नहीं दिखी, बहुत कम दिखी। मतलब जो आज स्वागत की तैयारियां की गई वो सब सिंधिया समर्थक भाजपा के द्वारा ही की गई हैं, जिसको मैं सिंधिया भाजपा कहता हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं मूल भाजपा की कमी दिखी। मूल भाजपा क्यों नाराज है सिंधिया से? नहीं, नाराज वाला शब्द मैंने इस्तेमाल नहीं किया। कोई नाराजगी है क्या? नहीं, मैं आपको इस जगह रोकूंगा कि मैंने नाराज वाले शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मुझे वो दिखी नहीं। अब वो क्या कारण है कि वो नाराज है, कि वो थी नहीं, या उसने स्वागत नहीं किया, क्या रीज़न रहा, ये पर्टिकुलर मुझे नहीं पता। अगर आप मूल भाजपा की बात करें तो जिलाध्यक्ष उनके साथ थे, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि अब वो क्यों नहीं आ रहे सामने निकल के, या क्या कारण रहे, ये मुझे नहीं पता। लेकिन जिस हिसाब से स्वागत मूल भाजपा के द्वारा भी होने चाहिए थे, वो कहीं नज़र नहीं आया। अगर मैं गलत हूँ तो आप बताइए। नहीं, गलत नहीं हो सकते, क्योंकि आप सीपरी के वरिष्ठ पत्रकार हो और वरिष्ठ पत्रकार में आप आते हो। जो मैंने एनालिसिस किया वो मैं अपने एनालिसिस के आधार पे ये बात पर रखा हूँ। आपकी टीम लगातार कवरेज भी कर रही है, तो आपको एक सटीक जानकारी मिलती है। बिल्कुल। कांग्रेस कहीं ना कहीं कह रही है कि सिंधिया जी बाहरी प्रत्याशी है और राव यादवंशी अपने क्षेत्र के प्रत्याशी है, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मेरी इस पर स्पष्ट रणनीति है। देखो, सिंधिया भी कहते हैं कि हमारा खून का नाता है, हमारा जन्म से इस क्षेत्र का नाता है। मानता हूँ कि वो निवास दिल्ली करते हैं, ग्वालियर करते हैं, शिवपुरी में भी उनका निवास बना हुआ है, लेकिन ज़्यादातर बाहर रहते हैं, क्योंकि बड़े नेता हैं, पॉपुलर लीडर हैं, देश के नेता हैं वो। मानता हूँ उस चीज़ को। हाँ,
इस बात का ये है कि शहरी क्षेत्र में तो उतना इफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ग्रामीण में वो टचअप जा रहा है थोड़ा सा, और अशोकनगर बेल्ट में बहुत ज़्यादा जा रहा है। जो मैंने अशोकनगर बेल्ट को एनालिसिस किया है, जो मैंने अशोकनगर बेल्ट को बारीकी से देखा है, कहीं ना कहीं टचअप जा रहा है। लेकिन अभी ओवरऑल बात की जाए तो बीजेपी का पलड़ा भारी है, क्योंकि देखिए बीजेपी के पलड़ा भारी होने के भी 3-4 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न सिंधिया यहाँ के मूल, क्योंकि सिंधिया लगातार 2004 से जीत रहे हैं। दूसरी चीज़ मोदी वेव, विपक्ष का कमज़ोर होना, विपक्ष में एक आदमी या 2 आदमी वर्किंग कर रहे हैं, बीजेपी की एक बड़ी लॉबी काम कर रही है। तीसरी चीज़ पब्लिक बीजेपी के कामों से संतुष्ट है, ये एक बड़ा रीज़न। तो मतलब ये अभी बीजेपी के फेवर में एक बड़ा क्राइटेरिया बनाए हुए हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, इस क्राइटेरिया को मेंटेन करना और बीजेपी के प्रति पॉजिटिव रिस्पांस रखना। अभी चुनाव में समय है, वोटिंग तक का समय। अब वोटिंग तक क्या है, कितना ये चीज़ें मेंटेन रहती हैं, ये बड़ी बात होगी देखने वाली। अभी शिवराज सिंह जी संबोधित कर रहे थे सभा, तब उन्होंने कहा था कि फॉर्म भी, नामांकन दाखिल भी मंगलवार को हुआ है और वोटिंग भी मंगलवार को होगी और रिजल्ट भी मंगलवार को आएगा, तो गुनाह का मंगल ही मंगल होगा। इस पर क्या कहोगे? देखिए ये तो चुनावी जुमले हैं, लगातार हर आदमी किस चुनाव के समीकरणों को पकड़ता है। बड़ी चीज़ है, अच्छी बात है कि उन्होंने ये मंगलवार के संयोग को जोड़ दिया। बिल्कुल आपकी बात मानूंगा। चुनाव जो आज का नामांकन दाखिल किया गया वो मंगलवार को ना देखते हुए वो अष्टमी को देखते हुए दाखिल किया गया। ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, अष्टमी, सप्तमी, नवमी, ये बड़े शुभ दिन माने जाते हैं। इसमें कोई समय, कोई मुहूर्त नहीं। आप और हम भी घर में चाहे नया घर लेना हो, चाहे कारी लेनी हो, चाहे कुछ भी लेना हो, कुछ भी नया करना हो, तो हम लोग बड़े इन शुभ मुहूर्तों को देखते हैं, तो बड़ी चीज़ें सामने आती हैं। तो आपने देखा हमारे साथ सिपरी के वरिष्ठ पत्रकार अजय राज सक्सेना जी मौजूद थे और हमने चर्चा की है चुनावी के बारे में, जो कि उनकी टीम लगातार कवरेज कर रही है और एक सही समीकरण आप तक देने का प्रयास किया। ऐसे ही हमारी संवाद न्यूज़ की टीम आप तक हर एक सटीक जानकारी देने का प्रयास करेगी। तो बने रहिए संवाद न्यूज़ के साथ। मैं आपके साथ दीपेंद्र पाल।